हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीएमईसीएस रोहन निम्बाड़कर, टीचिंग अकाउंट्स फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल। तो दोस्तों, रिसेंटली एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने अनाउंसमेंट की थी कि सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट इसके जो लेक्चर्स है, रिवीजन लेक्चर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। तो उसके बारे में मैं डिटेल्स इस लेक्चर में, इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो टिल द एंड ये लेक्चर देख लेना, आपके सभी डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, मैंने यही कोशिश की है कि आपके सभी डाउट्स इसमें मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, देखो प्रैक्टिकली मतलब जब से मैंने अनाउंसमेंट की है तब से थाउजेंड्स ऑफ मैसेज आ चुके हैं, मतलब बहुत सारे मैसेज आ गए, मैंने काउंट नहीं किया, बट मे बी ओके वो मतलब 500 to 1000 के आसपास होंगे, जिसमें स्टूडेंट अलग अलग डाउट्स पूछ रहे हैं। तो वो डाउट्स क्लियर करने के लिए ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया। आप जब लेक्चर्स देखोगे, रिवीजन लेक्चर, तो ये डाउट्स आपको भी आ सकते हैं। तो इस वजह से टिल द एंड ये जो 10 मिनट का वीडियो है ये देख लेना, मैंने सभी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। क्लियर। तो सबसे पहला यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं उस क्वेरीज के बेसिस पे। तो उसमें सबसे पहला वहां पे ये आ जाता है, हाउ इट विल बी मेड अवेलेबल, कैसे अवेलेबल हो जाएगा। देखो, फाउंडेशन के जो लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। तो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, लेकिन इसके लिए आपको यूट्यूब में जो मेरा चैनल है सीएमए सीएस रोहन निम्बाड़कर, ये चैनल पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, और प्लेलिस्ट में जो फाउंडेशन फास्ट ट्रैक करके एक प्लेलिस्ट होगी उसमें वो सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप अगर नॉर्मल वीडियोस में देखते हो तो वहां पे क्या होता है, वीडियोस अलग अलग डेट पे अपलोड हो जाते हैं। तो कभी इंटर का होगा अपलोड, कभी फाउंडेशन का होगा अपलोड। तो आपको एक जगह पे चाहिए सभी लेक्चर्स, सभी वीडियोस फाउंडेशन के, तो आपको कहाँ पे जाना है, प्ले लिस्ट में। देखो यूट्यूब पे प्ले लिस्ट ऑप्शन होता है, जब आप चैनल पे आते हो तो प्ले लिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको प्ले लिस्ट में सब लेक्चर मिल जाएंगे। तो याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्ले लिस्ट बनाई होगी, उस प्ले लिस्ट में जाके आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। मतलब आपके डाउट्स ये आ सकते हैं कि मतलब बहुत सी बार ये डाउट आता है कि सर बाकी लेक्चर नहीं मिल रहे, इस वजह से मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि उसके लिए प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे ओके सभी प्ले लिस्ट में एक जगह पे फाउंडेशन के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। क्लियर। बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, सर नोट्स कैसे मिलेंगे। सो नोट्स के लिए कुछ चार्जेस है क्या। देखो, नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको शेयर करने वाला हूं, उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना है इस नंबर पे। तो नंबर क्या है, 8888878889। दूसरी तरह से कहा जाए तो 4 टाइम्स 8 7, 4 टाइम्स 8 9। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर दो, आपको वो पीडीएफ की कॉपी जो है, ये मतलब पीडीएफ जो है वो भेज जाएगी नोट्स की। नोट्स याद रखना कि डायरेक्टली नोट्स से सॉफ्ट कॉपी में देखने से बेटर है आप उसे प्रिंट करवा के लेना, और प्रिंट करके सामने आप लेक्चर चलाओ और बाजू में नोट्स रहेंगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी। इस वजह से नोट्स प्रिंट करके लेना, मतलब वैसे लेक्चर देखना जैसा आप कोई क्लास अटेंड करते हो। बहुत अच्छे से लेक्चर रिकॉर्ड किए, बहुत मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सभी कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकूं, ओके, और उसमें अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली आ जाए। ठीक है, तो आपके साइड से भी उतना ध्यान रखना कि आप लेक्चर देखोगे इस तरह से जैसे आप क्लास में बैठो। क्लियर, ये एक आपकी साइड से मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अगली बात, एप्लीकेबल फॉर, कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। देखो, आज जो सिलेबस है ओके उसके हिसाब से मई 2020 एंड नवंबर 2020 उसके लिए ये एप्लीकेबल होने चाहिए। बीच में कुछ चेंजेस आते हैं तो वैसे अनाउंसमेंट आ जाएगी, बट अभी तो मुझे लगता है कि मई 2020 और नवंबर 2020 एग्जाम जो है उसके लिए लेक्चर, रिवीजन लेक्चर देखे जा सकते हैं। ये मैराथन लेक्चर नहीं है, पहली बात समझ लो, मैराथन लेक्चर नहीं कि जिसमें 12 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज किया है। इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली ओके 40 से 50 लेक्चर आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 60 आवर्स टोटल ड्यूरेशन होगा। तो ये एक रिवीजन बैच है प्रॉपर, मतलब इसे रिवीजन से ज्यादा फास्ट ट्रैक कह सकते हैं। मतलब इसमें कंसेप्ट क्लियर किए हैं, और क्वेश्चन जहाँ पे रेगुलर बैच में हम 20-25 लेते हैं, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन लिए, 7-8 क्वेश्चन लिए, जिससे और वो जो क्वेश्चन लिए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, मतलब इतने क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो भी आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, अगला। ठीक है, चैप्टर्स कौन से कवर्ड है। देखो, चैप्टर्स तो लगभग सभी कवर्ड है अभी मेरे हिसाब से। शायद से अकाउंट करंट जो है, अकाउंट करंट है, एवरेज ड्यू डेट है, ये दो छोटे चैप्टर है और इन्वेंट्री। ओके, ये मैं ट्राई करूंगा कि अपलोड करूं, अगर ये रिकॉर्ड हो पाते मुझसे, ओके, क्योंकि बिजी शेड्यूल चल रहा है इस वजह से रिकॉर्ड हो पाते हैं तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। बट आई एम नॉट श्योर कि ये लेक्चर मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बाकी तो सभी जो मेन मेन है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, एनपीओ है, ओके, बाद में क्या
फाइनल अकाउंट्स है, ये सभी मैं अपलोड करने वाला हूँ। इवन फाइनल अकाउंट का तो बहुत डिटेल में लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वो वहाँ पे देख लेना। मतलब एक ही लेक्चर होगा, बड़ा लेक्चर होगा, सभी लेक्चर्स मैंने एक लेक्चर में मर्ज करके अपलोड किए होंगे, तो वो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर? तो प्लेलिस्ट देख लेना। इज इट सफिशिएंट? मतलब स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आता है, सर इतना पढ़ के हम पास हो सकते हैं क्या? देखो, मैंने तो कोशिश यही की है कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करूँ कि जो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मेरी कोशिश यही है, बट थिंग इज दैट आप आपके साइड से एडिशनली स्टडी मटेरियल जो दिया इंस्टीट्यूट ने वो पढ़ सकते हो, एडिशनली आरटीपी क्वेश्चन और एमटीपी क्वेश्चन जो है वो एडिशनली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो मैंने कोशिश की है कि सब कुछ कवर करूं, बट आपके साइड से भी कोशिश करना कि आप स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी ये सॉल्व कर लो। क्लियर? उसे छोड़ के मुझे नहीं लगता किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। अपने आरटीपी एमटीपी और स्टडी मटेरियल पढ़ लिया तो भी बहुत हो जाएगा। ये देख लो कंसेप्ट, इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, मेरे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करना और स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी कर लेना। ठीक है? मैं आप सभी से यही आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि हाँ ठीक है, मैं अपने साइड से जितना हो सकता है वो आपके लिए कर रहा हूँ, और आपको उसका फायदा भी मिलेगा। तो उसके बदले में मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि जो भी सीए के लिए नए स्टूडेंट्स आने वाले, मतलब जो न्यू एडमिशन है सीए फाउंडेशन में होते हैं, या सीए फाउंडेशन से आप इंटरमीडिएट में जाते हो, ठीक है, या कोई अदर स्टूडेंट आपका फ्रेंड इंटरमीडिएट के लिए जा रहा है, वो लेक्चर लेने वाला है, तो उनको आप रेकमेंड करना कि रोहन सर के लेक्चर ले लेना। पहले मेरे लेक्चर देखना, आपको लेक्चर पसंद आ गए तो प्लीज उनको रेकमेंड करना कि मेरे लेक्चर ले लो। वो लेक्चर कहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है? और कॉम्बो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि इंटर में दो अकाउंट्स है, एक तो अकाउंटिंग ग्रुप 1 में है और दूसरा एडवांस अकाउंटिंग है। तो ये दोनों रेगुलर बैच विद कलर्ड नोट्स, नोट्स भी कलर्ड है, समरी बुक है, उसमें सब कुछ प्रॉपरली वहां पे पढ़ाया गया है और सभी नोट्स प्रॉपर है। वो दोनों का कॉम्बो मैंने सिर्फ 9490 में अवेलेबल किया है। मतलब इन शॉर्ट एक सब्जेक्ट के प्राइस में दोनों अकाउंट्स हो गए, एक अकाउंट के प्राइस में अकाउंट भी आ गया और एडवांस अकाउंट भी आ गया। ठीक है? तो इसके लिए आपको कहां पे विजिट करना है? तो वेबसाइट है www.teachme teachme.store तो यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इवन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, वो जो वेबसाइट है उसकी, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है? आगे लॉ मैराथन। ओके देखो, इस चैनल पे ऑलरेडी लॉ मैराथन अपलोड है, उसमें 3 चैप्टर मैंने कवर किए लॉ के। कौन से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। तो उसकी समरी भी मैंने लिख के दी है, वो वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, वो भी देख लेना। क्लियर? मतलब लॉ का भी आपका टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको ये 3 चैप्टर जो मेन चैप्टर्स है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, समझ मिल जाएगी और लेक्चर भी है। क्लियर? बेसिक अकाउंट, जिनको लगता है कि मेरा बेसिक अकाउंट ठीक नहीं है, तो उनको भी लगभग एक 7 से 7.5 घंटे में मैंने बेसिक अकाउंट लिया है। जो मेरे पास साइंस के स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब साइंस से बाद में सीए के लिए आते हैं, तो उन स्टूडेंट को मैंने बेसिक अकाउंट पढ़ाया था, तो बेसिक अकाउंट का लेक्चर भी वहां पे मैंने अपलोड कर दिया है। क्लियर? तो वो भी आप देख लेना। आपका बेसिक बहुत, मतलब लॉजिकली आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, आगे कंसेप्ट समझना और वो चैप्टर समझना आसान जाएगा। तो वो लेक्चर पक्का देख लेना। अगर आपको लगता है मेरा बेसिक अच्छा है तो भी एक बार देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज इंक्रीज ही हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। बाद में आपका आगे जब रिजल्ट आएगा तो पक्का मुझे रिजल्ट कम्युनिकेट करना। आपके पास मेरा नंबर है 8887 इस नंबर पे कम्युनिकेट करना। और ये लेक्चर जो आगे आप देखने वाले हो पसंद आते हैं तो जितना हो सके, मतलब देखो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन आपसे, मैंने ना तो नोट्स की फीस लिए ना तो लेक्चर की फीस लिए। मार्केट में आप जाते हो तो ये जो लेक्चर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 हजार में मिल जाते हैं। जो रिवीजन लेक्चर है उसकी फीस इतनी होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किए जा रहे हैं। तो उस केस में आप, ठीक है, एक तो आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड करो। क्लियर? और दूसरा वहां पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके ये जो लेक्चर्स है इसके बारे में आपके फ्रेंड्स में शेयर करो। ठीक है? तो ओके, ये न्यूज जितनी हो सकती है उतनी शेयर करो, ये एक मेरी छोटी एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी। बाद में अगर पसंद आए लेक्चर तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे की अपडेट्स भी आपको मिल जाए। क्लियर? एंड कितने आवर्स की बैच होगी टोटल? तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 60 आवर्स। ठीक है? मैंने ये कंप्लीट किया, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, ठीक है? 60 आवर्स के आसपास ये रिवीजन चलेगी। ठीक है? मतलब मान लो 1.5 घंटे के ऐसे 40-45 लेक्चर्स होंगे। क्लियर? तो ये देख लेना। और ये जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया उसके अलावा आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो। उसके लिए आपको मेरा इंस्टा आईडी बता देता हूँ, CMACS रोहन निम्बाड़कर। वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां से भी बहुत सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है? तो मैक्सिमम जो डाउट्स है वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो एकदम शॉर्ट में मैं बता दूं तो क्या क्या चीजें हैं। पहला,
कैसे अवेलेबल होगा? यूट्यूब पे मेरे चैनल पे CMACS रोहन निम्बाड़कर प्लेलिस्ट में ओके जो CA फाउंडेशन फास्ट ट्रैक प्लेलिस्ट होगी उसमें सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, नोट्स, उसके लिए मुझे मैसेज करना 8887 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। तीसरा जो है एप्लीकेबल किसके लिए? अटेम्प्ट May 20 एंड November 20 ओके और CMA एंड CA इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपके जो मतलब CA के हिसाब से मैंने पढ़ा है, बट CMA के जो चैप्टर्स है वो भी इसमें कवर हो रहे हैं, तो CMA स्टूडेंट्स भी ये देख सकते हैं। आगे इज इट सफिशिएंट? तो इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था ये मैंने कोशिश की है कि सब कुछ कवर कर दूं, बट इसके साथ साथ क्या क्या करना है आपको? इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल है और RTP एंड MTP कवर करना है। आगे आपके दोस्तों को रिकमेंड करना, कॉम्बो के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। लॉ मैराथन, अकाउंट्स मैराथन और बेसिक अकाउंट देख लेना, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आपका रिजल्ट कम्युनिकेट करना, ठीक है, एंड कितने आवर्स? लगभग 60 आवर्स में मैंने ये कवर किया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना ओके एंड बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना और मुझे बताना भूलना मत, ठीक है। थैंक यू। चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम स्टार्ट करने वाले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन एकदम प्रॉपर्ली होगा, ध्यान से सुनना, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, बाद में शायद ऐसे फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। बट बहुत से केस में स्टूडेंट जो है वो प्लस एंड माइनस जो है वो याद कर लेते हैं बहुत से केस में, या दूसरा ठीक है डांस। ऐसा कुछ लोग वहां पे क्या है कि मैंने देखा है कि वहां पे जब एग्जाम में बैठे तो एग्जाम में बैठने के बाद में 2 हाथ ऐसे रखते हैं सामने, ठीक है, पासबुक कैश बुक, ठीक है। तो ऐसा वहां पे कुछ चलता रहता है, ठीक है। मतलब वो फिजिकल एक्सरसाइज करने की मुझे लगता नहीं की जरूरत है। हाँ, आपको जब करना है फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करो, ठीक है, तो वो सही है। यहां पे आपका जहां पे दिमाग चलाना है वहां पे कोई फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, ठीक से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा प्लस माइनस ये कहां से आता है। क्लियर? लास्ट में, ठीक है, लास्ट में एट द एंड आपको मैं पूछूंगा प्लस करना है कि माइनस करना है, उस वक्त आपको ऐसे कोई मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ को बहुत काम है और लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका हम अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, अच्छे सेंस में ही लेना, ओके। तो ये जो है वो मूवमेंट बंद करनी है, कुछ जरूरत नहीं है, आपका दिमाग शार्प है, दिमाग सोचेगा प्लस माइनस का एग्जैक्टली ट्रीटमेंट वहां पे क्या आएगा। चलो, उसके लिए एक सिचुएशन समझते हैं, ध्यान देना। अभी बेसिकली बात क्या है, आप कोनो इस चैप्टर के लिए बिजनेसमैन, अकाउंटेंट हो, किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करने वाले हो, तो अकाउंटिंग करते वक्त आप बिजनेसमैन खुद को मान लो या बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो ऐसी केस में क्या होने वाला है कि आप रेगुलरली कैश बैंक में डिपॉजिट करते हो, मतलब आपका और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं। बैंक एक अलग पर्सन है, आप एक अलग पर्सन हो, करेक्ट है। बैंक भी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन, बराबर। और आपका बिजनेस भी एक तरह से पर्सन है, या आप जो पर्टिकुलर पर्सन बैंक में अकाउंट खोलता है वो भी एक पर्सन मानेंगे। तो 2 अलग पर्सन यहां पे इन्वॉल्व है। वन इज, बोलो, पहला कौन? बैंक, और दूसरा कौन? बिजनेस। आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? बिजनेस। आप क्या सोचोगे, मतलब आप कौन हो? अकाउंटेंट, किसका? बिजनेस में। तो मैं आपके सामने सिचुएशन बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले ध्यान दो, मैंने यहां पे ले लिया एक पर्सन, नाम मिस्टर ए, ओके, और दूसरा कौन? बैंक। बैंक का भी आप नाम ले सकते हो, बैंक का नाम क्या? बॉम्ब। बॉम्ब मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जांपल वहां पर ले लेते हैं, या कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई तो बैंक आपके दिमाग में रख लो कि बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हो। ठीक से सुनना, बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हो। तो जब बैंक में पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं तो एंट्री 2 जगह पे होती है। पहले किसकी बुक में? बिजनेसमैन की बुक में एंट्री होती है, और दूसरी एंट्री बैंक भी एंट्री कर लेगी। क्लियर? तो वो एंट्री हमें समझनी है। पहले तो एंट्री आप समझ लो। देखो, जब तक आप बेसिक ठीक से पढ़ोगे नहीं तब तक आगे आपको सॉल्यूशन क्विकली समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आप सॉल्यूशन में कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैं वहां पे प्लस माइनस का बोलूंगा उस वक्त आप कंफ्यूज होगे, अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आया तो बेसिक से आगे बढ़ते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, एक्सप्लेनेशन के टाइम पे एक्सप्लेनेशन मैंने जैसा बता दिया, इवन दो दिस इज फास्ट ट्रैक बैच, एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट तो प्रॉपर्ली लिए जाएंगे।
क्लियर? हम क्या करने वाले हैं कि हाँ एक टाइप के प्रॉब्लम 2-3 सॉल्व करने, 4-5 सॉल्व करने की बजाय वहां पे 2-3 कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट में कोई सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कंसेप्ट हम ठीक से समझ लेंगे। तो ध्यान देना, अभी आप ए का बिजनेस देखो, ए बिजनेसमैन है, वो एंट्री क्या करेगा आप मुझे बताओ, सभी को एंट्री पता है, 11-12 में पढ़ लिए, क्लियर? एंट्री क्या करेगा, ए ने पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, तो बैंक में डिपॉजिट किए तो बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक पर्सन है ना, तो ए क्या बोलेगा, बैंक इज रिसीवर, और ए के पास से क्या गया, कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसको क्रेडिट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बोलो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री किसकी बुक में होगी, ए की बुक में, क्लियर? और बैंक के बुक में एंट्री क्या होगी, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक क्या एंट्री बोलेगी, क्या एंट्री सोची जाएगी बैंक के बुक में, बैंक क्या है, मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक के पास कैश आ गई, कैश को डेबिट मिलेगा, एंड हु इज गिवर, ए इज गिवर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गिवर को क्रेडिट मिलता है, कैश आ गई तो डेबिट मिलता है, रियल अकाउंट है ना कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ये एंट्री हो गई। कितना पैसा डिपॉजिट किया, मान लो 5,000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो बैंक में डिपॉजिट हो गया। अभी आप देखो ए की एंट्री जो है, ए के बुक में क्या हुआ, बैंक को डेबिट मिला, करेक्ट है, दिख रहा है, ए के बुक में क्या मिला, बैंक को डेबिट, कैसे, बैंक इज रिसीवर, ए क्या बोल रहा है, बैंक इज रिसीवर, बैंक को क्या दे दिया, डेबिट, और बी के बैंक के बुक में क्या हो गया, बैंक क्या बोल रही है, ए के लिए बैंक रिसीवर है, बी के लिए सॉरी बैंक के लिए ए गिवर है, तो ए बैंक को डेबिट देता है, बी ए को मतलब कस्टमर को क्रेडिट देगा, मतलब बैंक जो है वो कस्टमर को क्रेडिट देगी। समझ में आ गया? ऐसा ही होगा ना, आप पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करते हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर रिसीवर हो तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गिवर हूं, तो मैं अगर आपको डेबिट देता हूं तो आप मुझे क्या दोगे, क्रेडिट, क्लियर? मतलब यहां पे क्या चलेगा, तुम मुझे डेबिट दो मैं तुम्हें क्रेडिट दूंगा, ठीक है? तो इस तरह से उनका कंपटीशन चलेगा, अगर तुम मुझे क्रेडिट दोगे तो मैं तुम्हें डेबिट दूंगा, सिंपल बात है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, क्लियर? एक टाइम पे आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, ए, दूसरे टाइम पे बैंक के, तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। तो जहां पे आप बैंक को रिसीवर बोलते हो, बैंक कस्टमर को गिवर बोलेगा। उल्टा भी तो होता है ना, जब पैसे विड्रॉ किए जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, विड्रॉ करते वक्त क्या होता है, विड्रॉ करते वक्त क्या होता है बोलो, कैश अकाउंट डेबिट, कौन बोलेगा, पहले स्पेसिफाई कौन बोलेगा, ए कस्टमर, कैश आ गई, एंड हु इज गिवर, बैंक से निकल ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक को क्रेडिट दे दिया। अभी बैंक क्या बोलेगी, कस्टमर ने पैसे ले लिए, कस्टमर इज रिसीवर, ए अकाउंट डेबिट, और बैंक के पास से कैश गई, ठीक है? मतलब मैं दूसरी ये हो गई एंट्री किसकी, दिस एंट्री इज ऑफ, पहली जो एंट्री थी वो डिपॉजिट की थी, करेक्ट है, और दूसरी एंट्री जो है वो किसकी है, विड्रॉल, तो विड्रॉल की एंट्री क्या होगी, विड्रॉल के केस में क्या होगा बोलो, ए क्या बोलेगा विड्रॉल के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और दूसरे केस में क्या, बैंक क्या बोलेगा, ए इज रिसीवर, ए इज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी यहां पे देखो, जब ए ने बैंक को डेबिट दे दिया तब बैंक ने ए को क्रेडिट दे दिया, और दूसरे केस में जब ए ने बैंक को क्रेडिट दे दिया तब बैंक ने ए को डेबिट दे दिया। लॉजिक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया? ऑब्वियस है ना, दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, कस्टमर भी और बैंक भी, तो कस्टमर अपने बुक में एंट्री करेगा, बैंक भी करेगी, और दोनों अपोजिट एंट्री, अपोजिट मतलब क्या, मैं अगर बोलता हूं बैंक इज रिसीवर तो बैंक मुझे बोलेगी कस्टमर इज गिवर, तो मैंने डेबिट दे दिया तो वो क्रेडिट दे देंगे। मैं इससे आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप कैश बुक में बैंक कॉलम बनाते हो, कैश बुक आपको पता है ना, कैश बुक कौन सा होता है, सिंगल मतलब नॉर्मल कैश बुक होता है, बाद में क्या होता है 2 कॉलम होता है, 3 कॉलम, 2 और 3 कॉलम में क्या पॉसिबल है, कैश के साथ बैंक कॉलम भी बनता है या बन सकता है। तो अगर बैंक कॉलम आपने बनाया हो आपके पास कैश बुक में, तो अगर अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे जो लिखा होगा, कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे जो लिखा होगा, इसका मतलब क्या, डेबिट साइड पे मतलब बैंक इज रिसीवर, डेबिट दिया मतलब क्या, बैंक के कॉलम को डेबिट दे दिया, मतलब बैंक इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो आपको ये इफेक्ट पासबुक में कौन से साइड पे मिलेगा, क्योंकि पासबुक किसने मेंटेन किया है,
बैंक ने। पासबुक में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, पासबुक लेके जाते हैं उनके पास से, ओके, वहां पे क्या प्रिंट करवा के लाते हैं। तो बेसिकली हमने कैश बुक मेंटेन किया है, उन्होंने पासबुक मेंटेन किया, हमसे प्रिंट करवा के लाते हैं, उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर कैश बुक में डेबिट साइड पे एंट्री है यहाँ पे, तो वही एंट्री लॉजिकली पासबुक में क्रेडिट साइड पे दिखनी चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब मैं जब कंपैरिजन करूंगा कैश बुक और पासबुक का, तो कैश बुक की बोलो डेबिट साइड किसके साथ कंपेयर करनी है? पासबुक की क्रेडिट साइड। और कैश बुक की क्रेडिट साइड कंपेयर करनी हो तो किसके साथ? पासबुक के डेबिट साइड के साथ। ये तो क्लियर है ना? हम क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक, उसमें एक बैंक कॉलम। हमारा पूरे कैश बुक के साथ कनेक्शन नहीं इस चैप्टर के लिए। कैश बुक में सिर्फ बैंक कॉलम, बैंक के ट्रांजैक्शंस, ठीक है, या बैंक अकाउंट। अगर आपने बैंक अकाउंट अलग से मेंटेन किया हो तो बैंक अकाउंट देखो, लेकिन बैंक के ट्रांजैक्शन आपको किसके साथ कंपेयर करने? पासबुक। अब ये पासबुक किसने मेंटेन किया? बैंक ने। मतलब मान लो ऐसा हो गया कि वो जो है, मतलब हमने पासबुक प्रिंट करा के ला दिया, तो उसमें लिखा हुआ है 10 लाख। आपने स्लोली उसके ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिया, क्या होगा? क्या मिलेगा आपको? बैंगन, ठीक है। बैंगन हैदराबादी में अपने यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, वैसे हैदराबादी में क्या बोलते हैं? बैंगन। मतलब कुछ नहीं मिलेगा, क्या फर्क पड़ेगा? मतलब उसमें आप चेंजेस कुछ भी करते हो तो भी वो इफेक्टिव नहीं होते जब तक बैंक की तरफ से चेंजेस नहीं होते। मतलब ये पासबुक में जो है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या होते हैं, मैं क्या क्यों बोल रहा हूं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज इस बात पे होते हैं कि सर पासबुक तो अपने पास होता है ना, लेकिन पासबुक मेंटेन, उसकी जो एंट्रीज है वो एंट्रीज किसने करके रखी है? बैंक ने। हम सिर्फ प्रिंट लेके आते हैं। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लाने के बाद में कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? अभी यहां पे देखो, अगर 2 पर्सन एंट्रीज पास करे, 2 पर्सन, तो पॉसिबल हो सकता है ना कि मैंने एंट्री की लेकिन सामने वाले ने एंट्री की नहीं, या उनके तरफ से एंट्री हो गई, हमने एंट्री नहीं की। बराबर। ट्रांजैक्शन देखो, कोई फ्रॉड नहीं करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज चेक डाल दिया, तो मेरे हिसाब से चेक डिपॉजिट हो गया, तो मैं कैश बुक में बैंक कॉलम में लिख दूंगा कि बैंक में इतने पैसे आ रहे, बैंक इज रिसीव ऑफ चेक। लेकिन बैंक क्या बोलेगी? सच में पैसे आए ही नहीं है, तो बैंक एंट्री नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या? मैंने कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट दिखा दिया, बराबर, बट बैंक ने कुछ भी एंट्री नहीं की। आज समझ में क्या बोल रहा हूं? इस वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है, या हो सकता है। हम मंथ एंड पे या ईयर एंड पे देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि अपने कैश बुक में जो बैलेंस है, कैश बुक का बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो 10 लाख दिख रहा है, लेकिन पासबुक का बैलेंस हमने जब चेक किया तो पासबुक में जो है वो दिख रहा है 5 लाख। ठीक है। ऐसे हार्ट अटैक आने ही वाला था, ठीक है, कि अकाउंटेंट आ गया। अकाउंटेंट क्या बोलते हैं? टेंशन मत लो, एंट्री कुछ नहीं की होगी उन्होंने, या उसकी वजह से डिफरेंस होगा। हमने एक 5 लाख का चेक डाला था, अभी कल ही डाला था 30 मार्च को, वो क्लियर नहीं हो गया होगा, हमने उसकी एंट्री कर दी। समझ आया? हमने उसकी एंट्री कर दी क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट किया, बट वो चेक का कलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से बैंक ने उनकी बुक में एंट्री नहीं की है, इस वजह से पासबुक में वो 5 लाख का डिफरेंस दिख रहा है। अभी ये डिफरेंस का रीजन हमें समझना है, और डिफरेंस की वजह से मतलब क्या है कि हमें एक स्टेटमेंट बना के प्रूव करना है कि ये डिफरेंस सिर्फ पर्टिकुलर रीजन की वजह से। अभी अगला क्वेश्चन ये बनता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने बेसिक थोड़ा सा बता दिया। क्या बता दिया? कि जो एंट्री हम डेबिट साइड पे करते हैं वही एंट्री पासबुक में क्रेडिट साइड पे दिखाई देगी, और जो एंट्री हम क्रेडिट साइड पे करते हैं बैंक कॉलम में वो पासबुक में डेबिट साइड पे दिखाई देगी। रीजन समझ में आ गया? तो कंपैरिजन कैसे करना है समझ में आ गया, क्योंकि सबसे पहले कंपैरिजन करके आप डिफरेंस निकालोगे ना। क्लियर? तो डिफरेंस पता चल रहा है आपको, तो कंपैरिजन करना पड़ेगा किस वजह से डिफरेंस आ गया। अभी अगली बात ये आती है, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे पहली बात ये स्टेटमेंट है। सर क्या नई बात बोल रहे हो? वो तो ऊपर लिखा है स्टेटमेंट, मतलब ये अकाउंट नहीं है। मैं इस स्टेटमेंट में कुछ प्लस माइनस करूंगा ना तो आपके अकाउंट के बैलेंसेस कांस्टेंट रहने वाले। स्टूडेंट क्या कहते हैं? सर आपने प्लस कर दिया ना, मतलब अकाउंट में जाके क्यों चेंज करने की जरूरत है? जैसे कि आपको रीजन बताया गया हो, रीजन ये बताया जाता है कि आपके कैश बुक में गलती हो गई थी, 500 का गलत डेबिट दे दिया, ऐसा कुछ वहां पे बताया जाता है। तो हम प्लस माइनस अलग से स्टेटमेंट में प्लस माइनस करके देखते हैं कि डिफरेंस खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है कि सर हमने तो प्लस माइनस कर दिया, मतलब रेक्टिफिकेशन हो गया, तो रेक्टिफिकेशन वो गलती का हुआ है या नहीं हुआ है? गलती रेक्टिफाई हुई या नहीं हुई? मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, उसमें प्लस माइनस करके वो दोनों के बैलेंसेस मैच हो गए,
अभी मुझे बताओ गलती जो कैशबुक में हो गई है वो रेक्टिफाई हुई या नहीं हुई? आंसर इज है ना? नहीं, क्यों? क्यों? अब बोलो ना कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ, क्यों रेक्टिफाई नहीं हुई? देखो कैशबुक में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए प्लस माइनस, मैंने कहां पे किया? एक स्टेटमेंट, अलग स्टेटमेंट, उसमें मैंने प्लस माइनस करके सिर्फ मैच होता ही नहीं देखा है, ठीक है? बट आपके कैशबुक में जो गलती है वो अभी भी है, ठीक है? एक बार आपको पता चल गया कि हाँ ये गलती की वजह से डिफरेंस था, आप बाद में अलग से गलती रेक्टिफाई कर लो। तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में जो मैं प्लस माइनस करूंगा उसका अकाउंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। जैसे कि पासबुक में आपके अकाउंट को डबल डेबिट हुआ है गलती से, तो मैं जब मैच कर रहा हूं, दोनों बैलेंसेस मैच होते कि नहीं देख रहा हूं, तो वो प्लस माइनस करके देखूंगा, इसका बैलेंस ज्यादा है, इसका कम कम है, आगे कैसे प्लस माइनस करना है वो देखूंगा, बताऊंगा मैं, ठीक है? तो उस वक्त मुझे पता चला, पता क्या चल गया कि पासबुक में गलती है, डबल डेबिट हो चुका है। अभी क्या हो गया? डेबिट मतलब क्या? पासबुक में डेबिट है मतलब बैंक ने हमें क्या माना है? रिसीवर, इतने पैसे हमारी वजह से कट गए, ठीक है? पासबुक का बैलेंस क्या दिखाई दे रहा है? कम दिखाई दे रहा है, और अपने कैशबुक का ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो हम कैशबुक में माइनस करके स्टेटमेंट में दोनों बैलेंसेस मैच होते क्या देखते हैं। बैलेंसेस मैच हो गए, लेकिन पासबुक का बैलेंस चेंज हो गया क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि उसमें तो कोई भी चेंज नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? अलग से एक लेटर बनाना पड़ेगा, बैंक को लिखना पड़ेगा कि आपके पासबुक में ये गलती हो चुकी है, जो करेक्ट कर लो, और बाद में वो करेक्ट कर देंगे। सो स्टेटमेंट इज डिफरेंट थिंग एंड अकाउंट इज डिफरेंट। स्टेटमेंट में प्लस माइनस करते हो तो अकाउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, और आपको गलती है तो चेंज करना हो तो अलग से कर लो, पहली बात। दूसरा, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है? हाँ, डिफरेंस, ओके, हिंदी में हम कह सकते हैं सुलह करना। सुलह पता है क्या? झगड़े चल रहे हो, ठीक है, तो उसे मिटाना। अभी झगड़ा किसके बीच में चल रहा है? कैशबुक बैंक कॉलम और पासबुक, इनके बीच में झगड़ा चल रहा है। झगड़ा क्या चल रहा है? मैं सही हूं, कैशबुक क्या बोल रहा है? मैं सही हूं, पासबुक मैं सही हूं। ये जो झगड़ा चल रहा है ना, वो मिटाना है। हम क्या बोलते हैं? कोई भी गलत नहीं है, सिर्फ आपने एंट्री चेक डालते वक्त की, वो एंट्री कलेक्शन के बाद में करेंगे। तो ये जो उनके बीच में झगड़ा है वो मिटाना, किसके? बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक एंड दूसरा क्या? दूसरा क्या? बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक एंड पासबुक, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो मिटाना है। और वो स्टेटमेंट के थ्रू, याद रखना, स्टेटमेंट में हमने कोई प्लस माइनस किया तो आपका अकाउंट की वैल्यू में चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके स्टूडेंट्स वही बोलते हैं सर एक बार प्लस माइनस कर दिया, बाद में आप अकाउंट में जाके चेंजेस कर दो। ये डाउट आता है स्टूडेंट का। तो मैं क्या करूंगा? स्टेटमेंट में प्लस माइनस करके मैच होता है वो देखूंगा, और जो जो गलतियां है वो गलतियां अकाउंट में भी करेक्ट कर दूंगा। या फिर दूसरी बात, पहले मैं गलतियां जो है, जो मुझे पता है, वो अकाउंट में करेक्ट कर लूं, ताकि उस अकाउंट का करेक्ट बैलेंस पता चले। और करेक्ट बैलेंस पता चलने के बावजूद भी वो पासबुक के साथ मैच नहीं करता, तो मैं रीजन फाइंड आउट करूं क्यों मैच नहीं करता। क्लियर? तो आपको दिमाग में एक बात रखनी है, याद रखनी है, कौन सी? स्टेटमेंट और अकाउंट सेम है? नहीं सेम है, नहीं है। स्टेटमेंट में प्लस माइनस किया तो अकाउंट में चेंजेस होते हैं? नहीं, पक्का? तो कॉन्फिडेंस, अरे आपका क्या मतलब, कॉन्फिडेंस की गोलियां खिलानी पड़ेगी क्या? ओके, तो बोलो तो जोर से, ओके, या कुछ खा के आए हो कि नहीं? नहीं खा के आए? ठीक है, तो आते वक्त कुछ खा के आया करो, मतलब कुछ नहीं मिला तो केला तो मिलता ही रास्ते पे, हाँ, ठीक है। ब्रेकफास्ट, मतलब मैं जोक करके नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं भी जब एज एन स्टूडेंट वहाँ पे हॉस्टल पे रहता था तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं है, ये ठीक से अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त अपने पास क्या है? बनाना, ठीक है, तो वही ऑप्शन है। तो कुछ खा के आया करो, बाद में आपको ब्रेक है, ब्रेक के टाइम पे तो आप खाना खा लोगे, पर तब तक यहाँ पे एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, स्टेटमेंट में मैंने प्लस माइनस करके वो एडजस्ट कर दिया बैलेंस, तो कैशबुक का बैलेंस चेंज हो गया? हो गया? हो गया? नहीं हो गया, हाँ ठीक है, तो नहीं होता है बिल्कुल भी, ये याद रखना। तीसरी बात, ओके, अगर मैं कैशबुक बैंक कॉलम में डेबिट देता हूं, कैशबुक बैंक कॉलम में डेबिट देता हूं, तो पासबुक में भी डेबिट देना पड़ता है? नहीं, तो क्या? क्रेडिट। मैं सब गलती कर रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं, मैं भूल गया 10 मिनट के लिए, ठीक है। बाद में अगर मैं कैशबुक में बैंक कॉलम में क्रेडिट करता हूं तो पासबुक में भी क्रेडिट ही होता है? नहीं, क्या होता है? डेबिट। तो रीजन क्लियर सभी को? क्लियर? अभी इस बेसिक पे हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये बेस आपको पता होना चाहिए।
प्लस माइनस वो तो समझ में आने वाला है। ओके देखो, पहली बात, आप अगर कंसेप्ट समझते हो ना तो आंसर इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो निकल के आता है, ठीक है। और अगर आपको बेसिक पता नहीं, बैकग्राउंड पता नहीं है, तो उस केस में क्या है कि आपको वो आगे की चीजें याद रखनी पड़ती है। डायरेक्टली मैं प्लस माइनस में आ जाता तो उस केस में क्या है कि आप बाद में याद रखते कि ऐसी सिचुएशन में प्लस करना है, ऐसी सिचुएशन में माइनस करना है। तो अभी आगे क्या होने वाला है कि मैं बेसिक से ऐसे हम आगे बढ़ेंगे जिससे ऑटोमेटिकली आप आंसर देने लगोगे। क्लियर, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है? अभी यहां पे देखो, पहला रूल क्या है? डेबिट कॉलम ऑफ, लिख देना, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्या? जनरली इक्वल होती है क्या? क्रेडिट कॉलम ऑफ, जनरली बोल रहा हूं मैं, गलती हो गई तो अलग बात है, गलती या टाइमिंग डिफरेंस, मतलब चेक डाला बट वो क्लियर नहीं हो गया। रूल क्या? पहला, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट कॉलम ऑफ पासबुक। और दूसरा क्या है? आपने ऊपर की एंट्री लिखी है क्या? एंट्री से लिखना है आपको, एक मिनट, एंट्री से लिखना है, डायरेक्टली मत लिखो नहीं तो समझेगा नहीं बाद में। क्रेडिट कॉलम ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू, ये एंट्री से लिखो, एंट्री से लिख देना। हो गया? ठीक है, डन। ओके, अभी यहां पे देखो, ध्यान देना, कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक जनरली कौन से फॉर्मेट में होता है? टी फॉर्मेट में, राइट? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, करेक्ट है। तो जनरली अपना जो कैश बुक है उसका सिर्फ मैं बैंक कॉलम की बात बोलूंगा। देखो, मैं जब भी कैश बुक बोलूंगा इस चैप्टर के लिए तो आगे ऑटोमेटिकली क्या है? बैंक कॉलम है। मतलब हर बार कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम, वो कहने से बेटर है कि कैश बुक में बोलूंगा, ऑब्वियसली बैंक कॉलम की बात करूंगा ना बीआर से, तो ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान दो, ऊपर मैंने एंट्री की, जब मैंने डिपॉजिट किया तो उस वक्त मैंने क्या किया? बैंक को डेबिट किया ना, बराबर। मतलब कैश बुक में डेबिट साइड कौन सी होती है? डिपॉजिट। कैश बुक में डेबिट साइड कौन सी होती है? डिपॉजिट। और जब मैंने अमाउंट विड्रॉ की, निकाली, तो मैंने क्या किया? कैश बुक को, मतलब मैंने बेसिकली बैंक को क्या किया? बैंक कॉलम में लिख रहा हूं ना, कैश बुक में बैंक कॉलम है, तो बैंक को मैंने क्या किया? क्रेडिट किया ना, बिकॉज बैंक इज गिवर, उनके पास से पैसा लिया, बैंक ने पैसा दे दिया। तो जब मैं विड्रॉ करता हूं तो कैश बुक को क्या करता हूं? कैश बुक बैंक कॉलम को क्रेडिट करता हूं, मतलब बैंक को क्रेडिट करता हूं, मतलब वो कैश बुक के कौन से साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे। मैं कौन से कॉलम की बात कर रहा हूं? याद रखना, बैंक कॉलम, ठीक है।
सर ये क्यों पढ़ा है, हमें पता है, बट देखो बहुत से केस में कंफ्यूजन इसी बात का होता है, क्योंकि बात क्या बोली जाती है कि अमाउंट रिटर्न और डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक। अभी डेबिटेड ट्वाइस का मतलब क्या है, आपको अगर पता हो ना, डेबिट साइड कैश बुक की डिपॉजिट होती है, मतलब ट्वाइस डिपॉजिट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस बढ़ गया ना, डिपॉजिट डबल दिख रहा है। तो इसी से तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली बैलेंस में डिफरेंस कहां पे आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको बताता है कि क्या बताता है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम ओवरकास्ट। क्रेडिट साइड मतलब कौन सी, विड्रॉल। ओवरकास्ट मतलब क्या, ज्यादा, कास्टिंग मतलब टोटल, ठीक है, ज्यादा टोटल ली गई। अभी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा ली, मतलब कौन साइड की, डिपॉजिट या विड्रॉल, विड्रॉल ज्यादा हो गया, बैलेंस कम। मतलब आपको बैलेंस अगर फर्क क्या पड़ रहा है वो समझ में आ गया ना, तो आपको एडजस्ट कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। इस वजह से मैं आपको ये बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है। हमें किसी तरह से जाना नहीं, सिंपल बैलेंस कम हुआ या ज्यादा हो गया ये समझ में आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा कि आपको एडजस्ट करने के लिए प्लस करना है या माइनस करना है, ये समझ में आ जाएगा। अभी पासबुक का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, कॉलमनर फॉर्मेट में होता है, बट मैं यहां पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए टी फॉर्मेट में ही पासबुक दिखा रहा हूं। अपने पासबुक है किसके पास, अभी वो ना पासबुक, अभी बहुत से अकाउंट के लिए क्या मिलता है, मतलब करंट अकाउंट हो तो बैंक स्टेटमेंट मिलता है, पासबुक ही इन शॉर्ट। बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या, पासबुक। तो प्रॉब्लम में आपको पासबुक बोला जाएगा या बैंक स्टेटमेंट बोला जाएगा, अल्टीमेटली दोनों भी पासबुक ही है। करंट अकाउंट के लिए जनरली बैंक स्टेटमेंट मिलता है, और सेविंग अकाउंट के लिए आपके पास क्या होता है, पासबुक। अभी तो पासबुक भी लेते नहीं, जैसे मेरे पास पासबुक नहीं, क्यों, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग है, जब भी मुझे चाहिए तब मैं वहां पे देख सकता हूं ना, मतलब ऑनलाइन देख सकता हूं, पूरे ट्रांजेक्शन मुझे पता होते हैं, और वहां से मैं स्टेटमेंट प्रिंट भी कर सकता हूं। क्लियर। तो बैंक स्टेटमेंट बोला जाए, पासबुक बोला जाए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। क्लियर। किसी के पास नहीं है पासबुक, ठीक है। तो पासबुक जो है वो डेट, पर्टिकुलर्स, बाद में क्या होता है, डेबिट, जमा, निकासी, ऐसा कुछ वहां पे लिखा जाता है, और बैलेंस, ठीक है। तो ऐसा वहां पे लिखा जाता है, बट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अल्टीमेटली वो डेबिट एंड क्रेडिट ही है। मैं आपको कौन से फॉर्मेट में दिखा रहा हूं, टी फॉर्मेट में। क्लियर। तो पासबुक, ध्यान देना, पासबुक मतलब क्या होता है, आपके बैंक में आपके नाम का अकाउंट, बैंक ने मेंटेन किया ना, क्या मेंटेन किया बैंक ने, मेरे नाम का अकाउंट, कि मैंने कितने पैसे डाले, मैंने कितने पैसे निकाले, तो उसकी प्रिंट मतलब पासबुक। तो वो भी एक तरह से अकाउंट ही है, बैंक ने मेंटेन किया वो अकाउंट। क्लियर। अभी यहां पे ध्यान दो, पासबुक में मैंने क्या बोला था, अगर कैश बुक में डेबिट दे दिया, अगर कैश बुक में डेबिट दिया हो तो पासबुक में क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है ना। मतलब मैंने क्या बोला, जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो कैश बुक बैंक कॉलम को, बैंक को डेबिट देते हो तो डेबिट साइड पे लिखते हो, तो पासबुक में तब कहां पे जाना चाहिए, वो क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है, तो पासबुक की क्रेडिट साइड डिपॉजिट है। समझ आ गया। ओके, आगे, अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड विड्रॉल है तो पासबुक की डेबिट साइड विड्रॉल है। डन। आपको एक ही चीज याद रखनी है, कैश बुक की डेबिट साइड क्या होती है, डिपॉजिट। सिंपल। अगर आपको पता चलेगा कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड विड्रॉल, उसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या, पासबुक। अगर कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो पासबुक की कौन सी साइड डिपॉजिट है, क्रेडिट साइड। ओके। और अगर कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो क्रेडिट साइड विड्रॉल है, तो पासबुक की कौन सी साइड विड्रॉल होगी, डेबिट साइड। आज तो देखो, अभी मैं बोल रहा था कि कैश बुक की डेबिट साइड जो है वो डिपॉजिट है, और कैश बुक की क्रेडिट साइड जो है वो विड्रॉल है। तो अभी जब भी किसी अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है, तो बैलेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो एक बार देख लो। जैसे कि यहां पे मैंने बैंक अकाउंट बना दिया, और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 1 लाख, तो बैंक के डेबिट साइड पे 1 लाख लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 50,000। तो जब हम बैलेंस निकालते हैं तो बैलेंस निकालते वक्त क्या किया जाएगा, टोटल ली जाएगी, 1 लाख दोनों साइड पे लिखी जाएगी, और अल्टीमेटली यहां पे डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन विच इज 50,000। अभी इस अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, इसे हम डेबिट बैलेंस माने या क्रेडिट बैलेंस माने, तो ऐसे केस में ये जो है वो डेबिट बैलेंस है। इवन दो अमाउंट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड पे अमाउंट दिख रही है, फिर भी बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। जो
साइड पे टोटल के नीचे बैलेंस जाता है वो बैलेंस माना जाता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, सिंपल वर्ड्स में जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। ये हमेशा याद रखना कि अकाउंट की जो साइड ज्यादा थी वो बैलेंस दिखने वाला है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा। क्लियर। अभी यहां पे देखो, अगर आप कैश बुक में देखते हो तो कैश बुक में क्या हो जाता है कि अगर डिपॉजिट ज्यादा है तो मतलब कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट, और डिपॉजिट ज्यादा है तो डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब बैलेंस भी कौन सा आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। कौन सा आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। अभी डेबिट बैलेंस क्यों आया, क्योंकि आपने डिपॉजिट ज्यादा किया तो आपके कैश बुक बैंक कॉलम को बेसिकली डेबिट बैलेंस आया। इसका मतलब क्या, अकाउंट में बैलेंस है। बैलेंस क्यों है, क्योंकि आपने डिपॉजिट कंटिन्यूअसली ज्यादा किया है। क्लियर। और सिंपल लॉजिक जो पहले वाला लॉजिक है वही अप्लाई करते हैं कि अगर कैश बुक के सभी ट्रांजैक्शन जो डेबिट साइड पे है वो पासबुक में क्रेडिट साइड पे लिखे होंगे, तो अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस आया तो पासबुक में कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। और उस क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस। देखो डिपॉजिट ज्यादा है मतलब आपने बैंक में ज्यादा पैसे डाले और बैंक में ज्यादा पैसे डाले, इसका मतलब क्या है कि बैंक बैलेंस जो है वो आपके अकाउंट में है। तो डेबिट बैलेंस है कैश बुक में, तो पासबुक में कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। आगे, अगर इन केस कैश बुक में विड्रॉल साइड ज्यादा है, विड्रॉल साइड ज्यादा है इसका मतलब क्या, विड्रॉल साइड ज्यादा है इसका मतलब क्या, जितना डिपॉजिट किया उससे ज्यादा विड्रॉ किया, मतलब ये दिखाई देता है ओवरड्राफ्ट। तो विड्रॉल साइड ज्यादा है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। इफ देयर इज क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। इसका मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट, क्योंकि आपने ज्यादा विड्रॉ किया है। और अगर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है या कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक में कौन सा आता है, डेबिट बैलेंस। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस जो है वो भी ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो आपने ज्यादा डिपॉजिट किया तो अकाउंट में बैलेंस होगा, और अकाउंट में अगर बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि वहां पे डेबिट बैलेंस दिखाई देगा। और अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस हो तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा। इस वजह से एक रूल बनता है, वो रूल आपको नोट डाउन करना है। रूल यहां पे लिखा हुआ है, रूल क्या है, रूल 1, अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस हो, अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस हो तो पासबुक में एक्सपेक्टेड क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, आपके कैश बुक और पासबुक में बैलेंस है, कुछ तो भी पैसे आपने एडिशनल डिपॉजिट किए हैं। और दूसरा इसी के अपोजिट, अगर आपके कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक में एक्सपेक्टेड क्या होगा, डेबिट बैलेंस। और आपके अकाउंट में वहां पे ओवरड्राफ्ट है या अनफेवरेबल बैलेंस है या फिर नेगेटिव बैलेंस है। क्लियर। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है पासबुक इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो पासबुक क्रेडिट बैलेंस है तो आपको याद क्या रखना है, कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है, तो कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो बैलेंस डेबिट साइड का क्या आएगा, मतलब डेबिट बैलेंस आता है तो ये बैलेंस है बेसिकली। तो कैश बुक में बैलेंस है तो पासबुक में भी लॉजिकली बैलेंस दिखना चाहिए जो कि क्रेडिट बैलेंस है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे डेबिट बैलेंस है, मतलब पासबुक में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, तो आप फिर से सोचो, कैश बुक में क्या था, डेबिट साइड डिपॉजिट, और डेबिट बैलेंस आया तो बैलेंस। तो अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस है तो पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब क्या, अपोजिट होगा, मतलब क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। क्लियर। तो ये रूल से हम आगे बढ़ते हैं, तो उस केस में वहां पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट ये तो क्लियर है कौन सी साइड कौन सी है, मतलब डेबिट साइड डिपॉजिट है, क्रेडिट साइड विड्रॉल है, और कौन सी साइड पे बैलेंस आया तो वो बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। चल अभी हमें क्या पढ़ना है, रीजंस ऑफ डिफरेंस। रीजंस ऑफ डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस, कैश बुक और पासबुक। रीजन क्या हो सकता है, 1 टाइमिंग डिफरेंस, जो कि बहुत पॉसिबल है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है, गलती नहीं, कहीं पे गलती नहीं है, सिर्फ हम इमीडिएटली रिकॉर्ड करते हैं, बैंक बाद में रिकॉर्ड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेक डाल दिया तो कस्टमर कब रिकॉर्ड करेगा, इमीडिएटली, और बैंक कब रिकॉर्ड करेगी,
चेक क्लियर होने के बाद में। तो उस बीच में 4-5 दिन का गैप आ गया, और 4-5 दिन में आप देखते हो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, तो ऑब्वियसली कैश बुक का ज्यादा दिखाएगा, पासबुक का कम दिखाई देगा, क्योंकि कैश बुक में डिपॉजिट दिख रहा है, पासबुक में नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो टाइमिंग डिफरेंस गलती नहीं है, याद रखना, टाइमिंग डिफरेंस इज नॉट एरर। हम भी सही है, बैंक भी सही है। हमने चेक डाल दिया, एंट्री कर दी, गलत किया नहीं। बैंक ने क्या कहा, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक एंट्री नहीं करेंगे, तो बैंक गलत है, वो भी गलत नहीं है। तो टाइमिंग डिफरेंस इज नॉट बेसिकली एरर, आपको उसका करेक्शन कभी नहीं करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है। वेट करना पड़ता है इसका मतलब क्या, कि रुकना पड़ेगा, वो जब क्लियर होगा तो आपके बैंक अकाउंट में एंट्री आ जाएगी। तो एरर नहीं है, पहली बात तो ये समझो, इट इज नॉट एरर। हाँ, उल्टा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने डिडक्ट किया, हमें पता ही नहीं था, हो सकता है ना, इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने डिडक्ट किया, हमें पता ही नहीं था, तो अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे और अपनी बुक में जाके एंट्री कर देंगे। गलती थी? नहीं, गलती नहीं थी, सिर्फ हमने बाद में रिकॉर्ड किया। हम भूले भी नहीं थे, क्योंकि बैंक डायरेक्टली डिडक्ट करती है ना इंटरेस्ट, तो हम भूले भी नहीं थे, तो जब पता चल गया तब वहां पे क्या है कि एंट्री कर दी। क्लियर? आगे टाइमिंग डिफरेंस दूसरा, एरर्स ऑब्लिक मिस्टेक्स, और तीसरा फ्रॉड या एम्बेजलमेंट ऑफ कैश कहा जाता है। फ्रॉड ऑब्लिक एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। एम्बेजलमेंट मतलब क्या, झोल किया कैश का। ठीक है, तो अभी टाइमिंग डिफरेंस में देखो, टाइमिंग डिफरेंस में अभी पहले चलो टाइमिंग डिफरेंस बाद में देखते हैं, पहले एरर्स की बात करते हैं। सोचो क्या गलती हो सकती है, आप मुझे बताओ, हम सोचेंगे क्या करना है। कुछ भी गलती सिर्फ कैश बुक और पासबुक की हो। सर मेरे से पहले गलती हो गई थी, ठीक है, वैसी जनरल गलतियां नहीं, अगर यहां पे कैश बुक और पासबुक की गलतियां बोलो मुझे। हाँ, रॉन्ग साइड, लेकिन उसके पहले कुछ तो भी मुझे, मैं एग्जाम्पल बोलो ऐसा बोल रहा हूं, तो सभी लोग बोलेंगे उसका आंसर। हाँ, चेक डिसऑनर्ड, लेकिन चेक डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। अभी यहां पे क्या हो जाएगा, देखो चेक डिसऑनर्ड, तो चेक डिसऑनर का यहां पे क्या हो जाएगा, क्या कैश बुक में एंट्री करके रखी, कब, जब चेक डिपॉजिट किया, मतलब कैश बुक की डेबिट साइड, डिपॉजिट की एंट्री ना डेबिट साइड पे लिखा, मतलब डेबिट साइड कौन सी है, डिपॉजिट। इससे क्या हो जाता है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, बराबर। लेकिन उसकी एंट्री पासबुक में नहीं आई और ना आएगी, क्योंकि डिसऑनर हो गया ना। तो अभी क्या दिख रहा है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा और पासबुक का कम। मैच करना है दोनों को। स्टेटमेंट में मैच कैसे करोगे, आइदर पहला ऑप्शन कैश बुक से लेस करो, ये पहला ऑप्शन, या फिर पासबुक के बैलेंस में ऐड कर दो। आपको प्रॉब्लम में बताया जाता है कि बेस किसका लेना है। अगर कैश बुक का बेस लेके चलते हो तो कैश बुक ज्यादा दिख रहा है तो कम करना पड़ेगा, ताकि मैच होता ही नहीं देखने के लिए। और इसमें टेंशन मत लो, हम स्टेटमेंट में ये प्लस माइनस करें, आपके अकाउंट का तो बैलेंस चेंज नहीं होगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। आगे और बोलो, कुछ मैंने गलती ऑलरेडी बता दी है, कौन सी, पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, बोलो फटाफट। पासबुक की क्रेडिट साइड क्या होती है, पासबुक क्रेडिट साइड डिपॉजिट। सिंपल, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कहां से स्टार्ट करना है, कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट, ठीक है। तो पासबुक की कौन सी साइड डिपॉजिट होगी, क्रेडिट साइड, और वो ओवरकास्ट हो गई। पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट मतलब डिपॉजिट साइड ओवरकास्ट हो गई पासबुक की, तो क्या होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा। पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो मुझे मैच करना है कैश बुक के साथ। अभी आपको सोचना है बेस कौन सा लेना है। बेस अगर आप कैश बुक का लेते हो, ठीक है, तो क्या करोगे, कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करने के लिए क्या करोगे, बढ़ाएंगे ना बैलेंस, मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और पासबुक को कैश बुक के साथ अगर मैच करना हो तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। समझ में आया। कोई आपको कोई मतलब वहां पे इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं। आपके दिमाग में अगर आ गया कि एक बैलेंस ज्यादा एक कम है, तो आपको सिर्फ मैच करना हो तो जो बैलेंस ज्यादा है उसमें माइनस कर दो, या फिर जो बैलेंस कम है उसमें ऐड कर दो, तो मैच होके दिखाई देगा ना अमाउंट।
आज समझ में? तो उसके लिए आपको कोई भी वहां पे क्या है कि ऐसे हाथ से सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनल लगता है। बहुत सिंपल बात है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप कोई भी एग्जांपल मुझे बता दो कि हाँ सर ये गलती, ठीक है, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। बट वो चेक इशूड बट नॉट क्लियर, ये टाइमिंग डिफरेंस है। मैं एरर की बात कर रहा हूं अभी। पहले एरर देख लेते हैं, बाद में टाइमिंग डिफरेंस देख लेते हैं। एरर क्या होता है? हाँ, मैं बोल देता हूं चेक डिपॉजिटेड, उससे थोड़ा चेंज करता हूं। चेक डिपॉजिटेड, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹5,000 इज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 500, इज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 500 एंड सेम इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, सोचो कि चेक डिपॉजिट करते वक्त कितने का 5,000 का डिपॉजिट किया, बट हमने गलती से कितना लिखा? 500। बैंक ने कितना लिखा होगा? 5,000। बैंक ने तो गलती नहीं की होगी ना, ऑब्वियस है। जब तक बताया नहीं कि गलती की बैंक ने, तब तक गलती नहीं की। तो अभी आप मुझे बताओ, कैश बुक में आपने डेबिट साइड पे कितना लिखा? डिपॉजिट है ना, डेबिट साइड पे लिखा कितना? 500, ठीक है। बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? कंपैरिजन में कम हुआ। कितने से? 4,500, क्योंकि 5,000 की चाहिए थी, 500 की आ गई, तो 4,500 से कम दिख रहा है। क्लियर? तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करने के लिए 4,500 से ऐड करना है, लेस करना है? ऐड करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या पासबुक को कैश बुक से मैच करने के लिए लेस करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट में चल रहा है बराबर। और बाद में आप क्या करो, एक बार मैच हो गया, करेक्शन भी तो जाके करना है। कहां पे करेक्शन करना है? कैश बुक में। कैसे करोगे? डेबिट साइड पे आप 4,500 की एंट्री करोगे। आगे समझे क्या बोल रहा हूं? और कोई गलती? और कोई गलती? चेक डिपॉजिट किया पर चेक डिपॉजिट किया बट पासबुक में डिपॉजिट साइड पे, मतलब विड्रॉल साइड पे लिखा है, ऐसा बोल रहे हो क्या? ओके, चेक डिपॉजिटेड बट शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ पासबुक। चल क्या हो गया, मुझे इंपैक्ट बता दो। कैश बुक में गलती है? कैश बुक में गलती है? नहीं। कहां पे गलती है? पासबुक। पासबुक पे कहां पे आ गया? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे गलती से आ गया। डेबिट साइड कौन सी है? विड्रॉल। बैलेंस बढ़ा कम हुआ? कम हुआ। तो बैलेंस कम हो गया, तो अभी क्या करना है? आइदर कैश बुक को पासबुक पे लाना हो, मैच करना हो, तो कैश बुक से लेस करो, या फिर पासबुक में ऐड करके मैच करो, जो बेस आपको बताया गया। मतलब आपको क्या यहां पे अच्छी बात होगी, आपको साइड पता है। साइड का कंफ्यूजन नहीं, बैलेंस का कंफ्यूजन नहीं। अगर इन दोनों का कंफ्यूजन ना हो तो कंक्लूजन बहुत इजीली आता है, प्लस माइनस इजीली समझ में आता है। अगर आपको साइड में ही कंफ्यूजन है कि कौन सी साइड क्या है, तो डेफिनेटली कंफ्यूजन या ये समझेगा ही नहीं। उस कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे तो प्रॉब्लम में आएंगे और भी एरर्स, वो देख लेंगे। तब तक के लिए टाइमिंग डिफरेंस देख लेते हैं। चलो, टाइमिंग डिफरेंस पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट तो किया बट क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट तो नहीं, डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर। बोलो, अभी देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ठीक से देखना। कैश बुक और पासबुक, करेक्ट है? कैश बुक और पासबुक। बोलो क्या होगा? कैश बुक में एंट्री डिपॉजिट की, मतलब डेबिट साइड पे आती है ना, बराबर। डेबिट साइड। और पासबुक में कहां पे आती है? क्रेडिट साइड। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। पासबुक का क्या हो गया? नॉट क्लियर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कम हो गया मतलब कम होता नहीं है, कंपैरिजन में कम दिखता है। ठीक है, तो कंपैरिजन में, क्योंकि कैश बुक में डिपॉजिट दिख रहा है बट पासबुक में नहीं दिख रहा, तो कंपैरिजन में, कैश बुक के कंपैरिजन में पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, कम हुआ नहीं। मैं बोलता हूं जितना हो सके उतना ध्यान रखता हूं। मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि कैश बुक का पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, कम हो गया ऐसा नहीं बोलता हूं। क्लियर? तो एक बात याद रखना। ठीक है, तो आगे बोलो। तो आइदर यू कैन टेक द बैलेंस ऑफ बेस ऑफ कैश बुक।
तो कैशबुक का बेस लेके चलते हो, कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया ना, तो उससे अगर मैच करना हो पासबुक के साथ तो क्या करो, माइनस, और पासबुक क्या है, कम हो गया है, तो क्या करोगे, ऐड। क्लियर, कोई डाउट है? दूसरा चेक, चेक, वो जो चेक डिपॉजिट है ना, उसको दूसरा नाम भी है चेक पेड इनटू बैंक। याद रखना, ऐसा भी पूछा जाता है, चेक पेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड ऑब्लिक पेड इनटू बैंक। चेक issued but not presented, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बोलो क्या, चेक इश्यू किया, इश्यू किया मतलब क्या, इश्यू किया मतलब क्या होता है, पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर मतलब वहां पे सप्लाई आता है तो मैं चेक बना के उसे इश्यू कर देता हूं, तो वो क्या करे, उसके बैंक में चेक डालेगा, वो चेक मेरे बैंक में आ जाएगा और पेमेंट हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली क्या होने वाला, अल्टीमेटली बैंक बैलेंस कम होने वाला है। बट जब चेक इशू करता हूं तब मुझे पता है, बैंक को पता है क्या, नहीं पता, बैंक को बाद में पता चलेगा, तो तब तक के लिए क्या हो जाएगा, कैशबुक में क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी पेमेंट की, बैलेंस कैशबुक का कम दिखेगा, ठीक है, और पासबुक का, पासबुक के डेबिट साइड पे लिखता है बट बैलेंस ज्यादा दिखेगा। पहली एंट्री कहां पे होती है, कैशबुक में पहली एंट्री होती है ना, फर्स्ट एंट्री, और पासबुक में बाद में होती है ना, करेक्ट है, लेटर। अभी क्या करोगे, कैशबुक को पासबुक के साथ मैच करना है, तो कैशबुक का बैलेंस कम हो गया ना, तो क्या करोगे, ऐड, और पासबुक को कैशबुक के साथ मैच करना हो तो लेस, उल्टा। क्लियर, ये लिख रहे हो ना, साथ में ये लिखते जाना है, ठीक है। तीसरा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, ऑब्लिक, या फिर इसी के साथ में इसके जैसा ही इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, या फिर डायरेक्ट कलेक्शन इन तीनों का अल्टीमेटली मीनिंग मतलब इंपैक्ट सेम ही होता है। इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब क्या किया, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब पासबुक में क्रेडिट किया मतलब डिपॉजिट साइड पे डाल दिया, या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक कहां पे डाल दिया, क्रेडिट साइड पे, या फिर क्या डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, तो कहां पे आ गए, पासबुक के क्रेडिट साइड पे। इसमें सबसे पहले पता किसे चलता है, हमें या बैंक को, बैंक को डायरेक्ट वो एंट्री कर देना, बैंक को पता है, हमें पता नहीं है, तो बैंक के क्रेडिट साइड पे मतलब पासबुक के क्रेडिट साइड पे, डिपॉजिट साइड पे एंट्री आती तो है बट हमें पता नहीं है, तो कैशबुक में एंट्री नहीं है, तो कैशबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा या कम दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। क्लियर, तो यहां पे देखो कैशबुक एंड पासबुक, पहली एंट्री कहां पे आती है, पासबुक, और कैशबुक में बाद में, क्योंकि पता बाद में चलता है ना, लेटर मतलब कब, कब आफ्टर पासबुक अपडेशन, पासबुक अपडेट करके लाते हो तो पता चलता है कि ये डिफरेंस आ गया, पासबुक अपडेशन। राइट, आगे बोलो क्या होगा, पासबुक में डिपॉजिट है, बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा ना, कौन से साइड पे लिखा जाएगा, पासबुक क्रेडिट साइड, और कैशबुक डेबिट साइड। पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है, कैशबुक का कम दिख रहा है। क्लियर, बोलो क्या करना है, मैच करना हो तो कैशबुक में ऐड, कैशबुक का बेस लेके चल रहे हो तो ऐड, और पासबुक का बेस लेके चल रहे हो तो लेस। आपको प्रॉब्लम में क्लियरली बताया जाएगा अगर पासबुक का बेस लेना हो तो, और पासबुक का बेस ले रहे हो तो आप क्या सोचोगे, पासबुक में क्रेडिट साइड पे दिख रहा है मतलब पासबुक में डिपॉजिट दिख रहा है, पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे,
लेस। पासबुक का ही सोचेंगे ना। अभी मुझे आपको दोनों चीजों का बताना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं कि आगे बेस कौन सा आएगा। बट जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या तो पासबुक का बेस होगा, या कुछ नहीं बताया तो कैश बुक, और कुछ नहीं बताया तो कैश बुक का ही बेस लेके चलेंगे, क्योंकि अपने पास तो कैश बुक है, तो उसका बेस लेके वहां पे चल सकता है। ये समझा? कोई डाउट है? नहीं? आगे। फोर, इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक, डिडक्टेड ऑब्लिक डेबिटेड ऑब्लिक चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट डिडक्टेड डेबिटेड और चार्ज्ड बाय बैंक। आगे, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक चार्जेस, डिडक्टेड बाय बैंक। इन सभी में डायरेक्ट पेमेंट हो, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक हो, या इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक में हो, सिमिलरिटी है ना? क्या हो रहा है? पहले किसे पता है? बैंक को। मतलब पहले एंट्री कहां पे होगी? पासबुक। पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। पासबुक का बैलेंस क्या होगा? कम होगा ना, वहां से कट हो गए पैसे। हमें बाद में पता चला मतलब एंट्री नहीं कैश बुक में, तो कैश बुक में तो ज्यादा दिख रहा है ना, माइनस नहीं किया तो कंपैरिजन में ज्यादा दिख रहा है, तो आगे का प्लस माइनस आपको वो तो इजीली पता चलता है। तो लिख देना यहाँ पे कैश बुक और पासबुक, कैश बुक और पासबुक, राइट? तो क्या होगा? कैश बुक पहले एंट्री कहां पे होती है? पासबुक। और कैश बुक में बाद में। तो पासबुक के कहां पे लिखा जाता है? डेबिट साइड। पासबुक का बैलेंस कंपैरिजन में कम दिखाई देगा, बराबर ना? वहां से डिडक्ट हो गया। कैश बुक में एंट्री नहीं, इस वजह से ज्यादा दिखाई देगा। तो क्या करना है? और कम हो गया तो ऐड कर दो, और ज्यादा हो गया तो लेस कर दो। क्लियर? आगे। यहां तक कोई डाउट है? कोई शक? नहीं? पक्का? ओके। आगे पांचवा, अभी आपने बिल डिस्काउंटेड is dishonored. Bill discounted is dishonored. मतलब क्या? बिल डिस्काउंट किया वो अभी डिसऑनर हो गया। सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि जब बिल डिस्काउंट किया वो डिसऑनर होता है तो पहले किसे पता चलता है? बैंक को। ठीक है, तो मैं पहले प्रोसेस बता देता हूं। दो पर्सन है ए एंड बी, राइट? ए ने बी को क्या किए? गुड्स बेचे, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हो गया, ए ने बी को क्रेडिट सेल किया। अभी ए ने बी को क्रेडिट सेल किया तो इमीडिएटली ए क्या करेगा? बिल बनाएगा, 2 महीने के बाद का बिल बनाएगा, और बी को बोलेगा मुझे साइन करके दे दे। मुझे भरोसा नहीं बाद में 2 महीने बाद तू बोलेगा कि कल दूंगा कल दूंगा, तो उससे बेटर है कि तू मुझे साइन करके दे, उस दिन तू मुझे पेमेंट करने वाला। तो ए ने इमीडिएटली क्या किया? बिल बनाया। बराबर, पहली स्टेप मैंने लिखी क्या? क्रेडिट सेल हो गया। दूसरी स्टेप क्या हो गई? बिल बनाया। बिल बनने के बाद में बी क्या करता है? साइन करके किसे देता है? ए के पास देगा। ए क्या करेगा? ए के पास 2 ऑप्शन है। वन ऑप्शन इज ही विल होल्ड दैट बिल फॉर 2 months एंड ही विल कलेक्ट दैट अमाउंट डायरेक्टली। बी के पास खुद ही जाएगा, अमाउंट कलेक्ट कर लेगा। ये पहला ऑप्शन नॉर्मल ऑप्शन है। बट वो दूसरा ऑप्शन किसके लिए जा सकता है? डिस्काउंटिंग। एंडोर्समेंट भी कर सकता है वो, बट अभी हम डिस्काउंटिंग की बात करें। ठीक है, तो ए क्या कर सकता है? ध्यान दो, ए क्या कर सकता है? डिस्काउंटिंग के लिए जा सकता है, राइट? डिस्काउंटिंग के लिए हो गया, बैंक के पास गया वो। बैंक के पास जाने के बाद में बैंक ने उसे क्या किया? मान लो मैं बिल की अमाउंट लेके चलता हूं 10,000।
बिल का अमाउंट लेके चलता हूँ 10,000, बैंक ने क्या किया, उसे दे दिए 9,900, 100 रुपीज किसके गए, डिस्काउंटिंग चार्जेस, करेक्ट है। 10,000 में से 100 डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करके 9,900 दे दिए, किसने किसे, बैंक ने ए को, और बदले में क्या ले लिया, बिल खुद के पास रख लिया। अभी बैंक क्या करेगी, अभी बैंक क्या करेगी, बैंक विल होल्ड दिस इंस्ट्रूमेंट और बिल फॉर 2 months, और बैंक खुद बी के पास पैसे लेने की जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पे कौन है, बी, ठीक है। तो वहां पे जिसके नाम से निकाला हुआ है, ओके, वो जो पेमेंट करने वाला है वो बी है, तो बी के पास से वो पेमेंट लेने के लिए जाता है, तो बी पेमेंट देने से मना कर देता है, ठीक है। सो हमने रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट की, बी ने क्या किया, रिजेक्टेड, बी ने क्या किया, रिजेक्ट किया। आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, बैंक के पास क्या ऑप्शन है, अरे एक के अकाउंट में पैसा है, डायरेक्टली क्या किया जाएगा, एक के अकाउंट से पैसे डिडक्ट उतने, बराबर। तो बैंक को पहले पता चल गया, पासबुक में पहले डिडक्शन की एंट्री आ गई, आपको पता ही नहीं है, तो क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, और कैशबुक में एंट्री नहीं है तो कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। सो बैंक क्या कहते हैं, अगला स्टेप, डायरेक्ट डिडक्ट फ्रॉम अकाउंट। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि सर अगर अकाउंट में पैसे ना हो तो अलग बात है, अगर अकाउंट में पैसे नहीं तो डिडक्ट नहीं कर सकते, बट जनरली अगर अकाउंट में पैसे हो तो डिडक्ट किया जाएगा, और डिडक्ट करने के बाद में आपको पता ही नहीं था तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, और कैशबुक में एंट्री नहीं है इसकी, इस वजह से ज्यादा दिख रहा है। और मैच करने के लिए क्या करोगे, कैशबुक को पासबुक के साथ मैच करने के लिए लेस करोगे, और पासबुक को कैशबुक के साथ अगर मैच करना हो तो ऐड कर देंगे। लेकिन ये सिचुएशन समझ में आ गया, डिस्काउंटिंग के बाद में डिसऑनर होता है तो क्या होता है, तो फिर से बोलो फटाफट। पहला आपने क्या किया, सेल कितना 10,000, इमीडिएटली क्या किया, बिल कितने का 10,000, तीसरा आपने बिल वो सामने वाले पर्सन ने बी ने साइन करके दे दिया, आपने इमीडिएटली क्या किया, डिस्काउंटिंग किया, डिस्काउंटिंग के बदले में कितने मिले 9,900, ठीक है। और वो डिस्काउंटिंग करने के बाद में बैंक ने वो बिल खुद के पास रखा, कितने दिन के लिए, 2 महीने, 2 महीने के बाद वो कहां पे गए, बी के पास, बी ने पैसे दिए नहीं दिए, तो वो डिसऑनर हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो ऐसी केस में बैंक ने क्या किया, ए के अकाउंट से पैसे कट कर लिया। अभी ए के अकाउंट का बैलेंस मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम, कैशबुक का चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एंट्री नहीं है, तो कंपैरिजन में कैशबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी उसे मैच करना तो प्लस माइनस आगे बनता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, लिख लो फटाफट।
हो गया? हो गया पूरा? अभी आपके दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका है, स्टार्ट टू एंड, बेसिक टू अभी प्लस माइनस वाला क्लियर? हमने कोई भी देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि मतलब कोई टेक्निकली ये याद रख लिया या कोई मतलब एक अलग तरीका। जब आप अच्छे से समझ सकते हो उस कंसेप्ट को, अगर आपने अच्छे से समझिए तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है। अभी मैं रिवाइज भी करूंगा स्टार्ट टू एंड, तो उस वक्त मुझे बता देना। ऑब्वियसली रिवीजन मतलब आप मेनली बोलते हो और मैं सिर्फ साथ देता हूं, ठीक है? क्या क्या पढ़ा, तो कहना यह है कि स्टार्ट टू एंड तक जाने का वही एक लेक्चर उसमें चला गया, बट अभी कल वहां पे प्रॉब्लम में पढ़ाऊंगा तो उस वक्त आप क्विकली बता दोगे सर ये प्लस ये माइनस, और उस वक्त मुझे कुछ वहां पे ज्यादा दिमाग आपको भी नहीं लगाना है, मुझे भी नहीं लगाना है। मेरा एक्सप्लेनेशन का काम जो है, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो आगे एक्सप्लेनेशन का काम मेरा कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। आगे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि स्टार्ट टू एंड आपको पता है कि क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है? इसी वजह से हमने पहले एंट्री से स्टार्ट किया, याद है? चलो मुझे बता दो पहले हमने क्या किया था, याद है? ए एंड बैंक, स्टार्ट में सब कुछ याद है? ए एंड बैंक मैंने पहला एग्जांपल लिया था, ए ने डिपॉजिट किया, तो बोलो ए ने डिपॉजिट किया तो ए क्या बोलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और बैंक क्या बोलेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। मतलब इसमें मैंने एक कंक्लूजन निकाला, दूसरी एंट्री भी की थी बट ठीक है वो छोड़ दो, बट कंक्लूजन क्या निकला? जब हम बैंक को डेबिट देते हैं बैंक हमें क्रेडिट देता है। तो इससे मुझे एक बात पता चल गई, जो एंट्री हम कैशबुक में डेबिट साइड पे लिख रहे हैं वही एंट्री पासबुक में क्रेडिट साइड पे लिखनी चाहिए, और जो एंट्री हम कैशबुक में क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं वो पासबुक में डेबिट साइड पे दिखनी चाहिए। इससे मुझे रिलेशन समझ में आ गया कि यहाँ पे जो दिखेगा उसके अपोजिट पासबुक में दिखेगा। तो कंपैरिजन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे हमने पढ़ा, आगे क्या पढ़ा? इसके अगला कि हाँ हमने यहां पे अकाउंट का देख लिया। अकाउंट में कैशबुक की डेबिट साइड कौन सी होती है? डिपॉजिट होती है। कैशबुक की डेबिट साइड कौन सी होती है? डिपॉजिट। अगर कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो क्रेडिट साइड कौन सी होगी? विड्रॉल। और पासबुक में क्या होगा? अगर कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है, पासबुक की क्रेडिट साइड डिपॉजिट होगी। अगर कैशबुक की क्रेडिट साइड विड्रॉल है तो पासबुक की डेबिट साइड विड्रॉल होगी। उससे हम अगले पॉइंट पे चले गए। कौन से पॉइंट पे चले गए? अगर कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है और डिपॉजिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड ज्यादा है मतलब क्या? बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस। और अगर कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है और वो ज्यादा होने से बैलेंस आता है तो कैशबुक पासबुक की क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और उससे क्या मिलेगा? क्रेडिट बैलेंस, और वो बैलेंस है। बराबर? तो हमने इससे भी एक रूल निकाला। रूल क्या था? डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक मींस बैलेंस। और दूसरा रूल क्या निकाला? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, इट मींस ओवरड्राफ्ट, ठीक है? और अनफेवरेबल और नेगेटिव बैलेंस। क्लियर? ये हमने वहां पे फाइंड आउट किया। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया रीजन क्या है। रीजन क्या क्या है? टाइम डिफरेंस। दूसरा क्या है? एरर, ठीक है? और तीसरा क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड तो वो एंड में पता चल जाएगा। अपना काम क्या है? सॉल्व करते वक्त एरर्स और क्या? टाइमिंग डिफरेंस निकालना। मतलब उसकी वजह से जो डिफरेंस आते हैं उसको एडजस्ट कर देना। उसके बाद में हमने देखा एरर के कुछ एग्जांपल देखे, जैसे कि रॉन्ग डेबिट गिवन इन पासबुक। तो इमीडिएटली क्या सोचना है? डेबिट मतलब पासबुक का डेबिट मतलब क्या? विड्रॉल। रॉन्गली दे दिया, इसका मतलब क्या? विड्रॉल साइड पासबुक की ज्यादा हो गई, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। इतना पता चल गया तो आगे का तो समझ में आता ही। मतलब आपको जब तक साइड और बैलेंसेस क्लियर नहीं है ना तो ये चैप्टर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। साइड और आपको बैलेंसेस क्लियर हो दिमाग में पक्का तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होगा। सिंपल बात है। क्लियर? उसके बाद में हमने देखा टाइमिंग डिफरेंस। सबसे पहला टाइमिंग डिफरेंस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो चेक डिपॉजिट किया बट वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? पहली एंट्री कहां पे आती है? कैशबुक। कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, और पासबुक का कंपैरिजन में कम दिख रहा है। तो इतना पता चल गया तो आगे आप एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस। उसके बाद में दूसरा क्या था? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक हमने दे दिया पेमेंट के लिए बट वो पेमेंट के लिए नहीं आया, तो आगे बोलो चेक इश्यू किया मतलब पहली एंट्री कैशबुक, कैशबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, पासबुक का ज्यादा दिख रहा है, ठीक है? तो उस केस में आपको क्या करना है आगे का पता है। उसके बाद में डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक,
और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इन सभी में क्या हो गया? पहले किसे पता है? पहले किसे पता है? पासबुक। पहले किसे पता है? बैंक। ओके, तो बैंक को पहले पता है तो एंट्री पहले, हाँ अभी बोलो क्या? पासबुक। पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा, कैशबुक का कम दिखाई देगा। कम होगा नहीं, बोलते हो ठीक है, ओके, बट कंसेप्ट जो है वो कम दिखाई देता है। कंपैरिजन चल रहा है ना दोनों का, ठीक है? तो आपको आगे पता है, अगर कम दिख रहा है तो ऐड करना है, ज्यादा दिख रहा है तो लेस करना है, ठीक है? उसके बाद में अगला हमने पढ़ा डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, इंटरेस्ट डायरेक्टेड बाय बैंक, चार्जेस डायरेक्टेड बाय बैंक। उसमें क्या हुआ? पहले किसे पता है? बैंक को। पहले एंट्री पासबुक, पासबुक का बैलेंस कम होगा, कैशबुक का ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है? तो उसे एडजस्ट करना है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? बिल्स डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड। इससे क्या हुआ? बिल्स डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड। इससे क्या हुआ? देखो, पहले बिल डिस्काउंट किया तो हमने बैंक के पास से पैसे लिए, अभी वो डिसऑनर हो गया तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे कट कर दिए। तो उस केस में पहले किसे पता है? बैंक को। पहले एंट्री पासबुक, पासबुक का बैलेंस कम दिखाई देगा और कैशबुक का ज्यादा, ठीक है? तो ऐसी केस में हमें वो एडजस्ट करना है, प्लस माइनस करके दोनों को सेम लेवल पे लाना है। क्लियर? कोई डाउट है इन सभी में? पक्का? कोई डाउट नहीं है? श्योर? समझा गया स्टार्ट टू एंड, क्या, क्यों, कैसे, ईच एंड एवरीथिंग। बाय। अभी एक बात समझो, थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट है, ये एक पॉइंट क्लियर कर लेंगे, बाद में आज के लिए ब्रेक ले लेंगे। क्लियर? आगे प्रॉब्लम्स तो हमें कल आने के बाद में रिवाइज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अभी ध्यान देना, मतलब अभी आप देखो, जैसे कि अगर यही मैं रेगुलर बैच में पढ़ा था, ठीक है, तो ये सब मैं पढ़ा था। रेगुलर बैच के स्टूडेंट जो है उनको पता है कि ये सभी बातें पढ़ाई जाती है, और आपको भी और बेसिक में क्या जाऊँ, इससे और बेसिक में क्या जाऊँ, मतलब मैंने आपको एंट्री से स्टार्ट कर दिया कि ये एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री क्या करेगा, वहां से हमने स्टार्ट कर दिया। तो कहना यहाँ पे कि पढ़ाते वक्त, कंसेप्ट समझाते वक्त कहीं पे टाइम वहां पे कहीं नहीं गया। अभी कल आने के बाद में प्रॉब्लम्स फटाफट ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे, बराबर? और उसमें वहां पे प्रॉब्लम के लिए 3 दिन जाते थे, वहां पे शायद से हमें प्रॉब्लम के लिए 1 या 1.5 दिन लगेगा इसके प्रॉब्लम के लिए। मतलब यहां पे आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नहीं करना है। पढ़ाते वक्त मैं आपको डिटेल में प्रॉपर्ली पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, बेसिक से समझा दूंगा, ठीक है? एंड में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, 2 बातें हो जाती है। एक तो पहले आपने कहीं पे तो पढ़ा है बहुत से स्टूडेंट ने, तो क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा, जहां पे हम प्रॉब्लम जो है वो, मतलब मान लो कि एक पर्टिकुलर उसमें एक 30% प्रॉब्लम कम कर देंगे, उससे भी एक थोड़ा सा टाइम बच जाता है। क्लियर? और उस तरह से हम टाइमिंग पे कवर कर लेंगे। 2 महीने का जो टाइम बताया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो उसमें हम कवर कर लेंगे। क्लियर? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर आप पढ़ाते वक्त जल्दबाजी करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई जल्दबाजी की है, प्रॉपर्ली पढ़ा है स्टार्ट टू एंड, ठीक है? तो आपको कंसेप्ट में अच्छे से ही समझा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। भले ये चैप्टर हो या फिर डिफिकल्ट चैप्टर हो, जैसे कि मतलब कंसाइनमेंट और कंपनी अकाउंट्स हो, ठीक है, कोई भी हो, वो मैं समझाऊंगा तब अच्छे से ही समझा दूंगा। क्योंकि वो नहीं समझाना तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का सेंस ही नहीं बनता है। प्रॉब्लम सिर्फ आप देख लेते हो, बट वो समझ नहीं आता क्या किया, क्यों डेबिट दिया, क्यों क्रेडिट दिया, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। मतलब मैंने जो 2 दिन बिताए उस कंसेप्ट के लिए, या आपने जो बिताए, वो पूरा वेस्ट हो जाता है अगर कंसेप्ट नहीं समझा दो। और कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके आगे 1-2 प्रॉब्लम भी ले लो तो भी वहां पे फटाफट सॉल्व होने लगते हैं। अभी आपका पहला प्रॉब्लम भी क्विकली आप सॉल्व करोगे, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में क्या करना है, समझ आ गया? पहले प्रॉब्लम के लिए भी आपका स्पीड होगा मेरे हिसाब से। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछे तो आप सभी आंसर करेक्ट बोल रहे थे, समझ आया क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो यहां पे देखो और एक बात, अभी मैंने क्या बोला था कि अगर पासबुक का बैलेंस है तो उसमें ऐड करो, बराबर? हम किसका बेस लेके चलते हैं? मान लो कैशबुक का बेस लेके चलते हैं, कैशबुक का बेस लेके चलते हैं। कैशबुक का बेस, कैशबुक में बैलेंस है, कैशबुक में बैलेंस है, तो क्या बोला? लेस करो। लेकिन कैशबुक में ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है ना, या पासबुक में ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। मैंने आज तक अभी तक जो पढ़ा है ना, ये मान के पढ़ा है कि कैशबुक और पासबुक में बैलेंस है, ये मान के पढ़ा है। और मैं आपको बोलता हूं, जब भी आप सोचोगे ना, भले प्रॉब्लम बोल रहा है ओवरड्राफ्ट है, लेकिन सोचते वक्त बैलेंस से ही सोचना है।
अगर बैलेंस होता तो क्या होता, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल चेक रॉन्गली क्रेडिटेड टू कैश बुक, ऐसा कुछ बोला हो, रॉन्गली क्रेडिटेड, कोई भी अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। अभी क्रेडिटेड टू कैश बुक क्या है, कैश बुक की क्रेडिट साइड क्या है, विड्रॉल। रॉन्गली क्रेडिटेड का मतलब क्या है, विड्रॉल ज्यादा दिख रहा है। अगर बैलेंस का सोचते तो बैलेंस कम हो रहा है, बैलेंस का सोचते हो तो बैलेंस कम हो रहा है, ओवरड्राफ्ट का सोचते हो तो ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है। समझ में आया, ओवरड्राफ्ट का सोचते हो तो ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है। ओवरड्राफ्ट कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि विड्रॉल साइड ज्यादा दिख रहा है ना बैंक से, तो ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिख रहा है। अभी ये हर टाइम क्या होता है मालूम है क्या, मैं अगर आपको हर प्रॉब्लम के लिए एक बार बैलेंस से पढ़ाऊं, एक बार ओवरड्राफ्ट से पढ़ाऊं, कंफ्यूजन तो होना ही है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट को क्या बोलता हूं कि आप मान लो कि ये बैलेंस ही है, ऐसा मान के चलो। बैलेंस होता तो क्या होता, बैलेंस कम हो जाता, रॉन्ग क्रेडिट से बैलेंस कम होता तो हम क्या करते, कैश बुक में बैलेंस कम हो गया तो उसे मैच करना, तो क्या करते, ऐड करते। अभी आप उस आंसर पे पहुंचे हो ऐड पे, लेकिन ओवरड्राफ्ट है, हमने ये ऐड किससे निकाला है, नहीं ऐड कैसे निकाला है, बैलेंस से, लेकिन ऊपर क्या है, ओवरड्राफ्ट है एक्चुअल में, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली नेगेटिव बैलेंस। तो आप क्या करते हो, प्लस माइनस में प्लस करने जाओगे, क्या होता है, माइनस ही होता है ना, ठीक है। तो इसे अल्टीमेटली क्या करना है, माइनस करना है ओवरड्राफ्ट से। लेकिन सोचने की स्टाइल चेंज नहीं होगी, सिर्फ उतना ही सोचना है, बैलेंस अगर होता तो प्लस होता तो इमीडिएटली माइनस कर दो, मतलब अलग सोचो मत। अभी मैं अलग सोच के आपको बता देता हूं, हाँ अलग सोचते हैं, चलो ओवरड्राफ्ट सोच के भी देखते हैं, ठीक है। क्या हो गया, रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, भाई इससे क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, विड्रॉल साइड पे चला गया ना, विड्रॉल साइड पे ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। अभी ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो उसे मैच करना है, क्या करोगे, लेस करेंगे। मैंने क्या किया, यहां पे लेस ही किया है ना, लेस किया है, सिर्फ तरीका अलग है। मैं ये तरीका ज्यादा मतलब आपको रिकमेंड करता हूं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाद में घर पे जाके ओवरड्राफ्ट से सोचने लगते हैं। अब दो तरीके से क्यों सोचना है, मतलब सिंपल बात है, आप पहले इस तरीके से बैलेंस से सोचोगे कुछ प्रॉब्लम के लिए, और कुछ प्रॉब्लम के लिए ओवरड्राफ्ट से सोचोगे। ओवरड्राफ्ट से सोचना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मैंने बोला, ठीक है। एक लेट अस से वही एग्जांपल अगर बैलेंस का मैं लेके चलता हूं, ठीक है, अमाउंट ट्वाइस क्रेडिटेड इन पासबुक, अगर ट्वाइस क्रेडिटेड इन पासबुक बैलेंस है ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट मतलब क्या, डिपॉजिट साइड पे डबल गया मतलब क्या हो गया, बैलेंस का, बोलो मुझे, बैलेंस बढ़ गया। तो बैलेंस का जो है वो इमीडिएटली दिमाग में आता है, बैलेंस बढ़ गया। बट ओवरड्राफ्ट में अपोजिट थिंकिंग रखनी पड़ती है ना, उल्टी, ठीक है, तो वो थोड़ी कंफ्यूज कर देती है। तो उससे बेटर मैं क्या बोल रहा हूं कि आप बैलेंस से ही सोचो और बैलेंस के आंसर पे आ जाओ। बैलेंस का आंसर अगर प्लस आ रहा है, बैलेंस के हिसाब से प्लस आ रहा है, और ओवरड्राफ्ट है लेकिन एक्चुअल में, तो क्या करो, माइनस कर दो। मतलब बहुत छोटी स्टेप है ना, फिर आगे उसके लिए दो तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यह सबसे सही तरीका मुझे लगता है कि आप बैलेंस से सोचो, एक आंसर पे आ जाओ और जस्ट आंसर चेंज कर दो, उल्टा कर दो। प्लस आ गया बैलेंस के हिसाब से तो ओवरड्राफ्ट के लिए माइनस कर दो। आपको पता है ओवरड्राफ्ट है, बट कुछ देर के लिए भूल जाना है ओवरड्राफ्ट है। बैलेंस से आंसर निकालो और बाद में ओवरड्राफ्ट देख लो, साइन चेंज कर दो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत पड़ी नहीं, सिर्फ अपोजिट किया। ये समझ में आ गया मैंने अभी क्या बोला, ठीक है। हम हमेशा भले ओवरड्राफ्ट हो, अभी से ही बोल देता हूं, नहीं तो कल आके मैं बैलेंस से सोचूंगा तो आप क्या बोलोगे, इससे ओवरड्राफ्ट है। मुझे पता है ओवरड्राफ्ट है, बट सोचते वक्त आंसर फाइनल जब तक नहीं आता तब तक बैलेंस से सोचो, और एंड में सिर्फ उस आंसर को स्विच करना, क्योंकि ओवरड्राफ्ट में क्या होने वाला है, प्लस का माइनस होने वाला है, तो प्लस तक तो पहले पहुंचो ना। क्लियर। स्टूडेंट ट्राई करते हैं दोनों तरीके से, बैलेंस से भी और ओवरड्राफ्ट से, बट ओवरड्राफ्ट में सोचना डिफिकल्ट होता है। लगता है तो कल प्रॉब्लम लेते हो, एक दो एग्जांपल ले लेंगे कंफ्यूजन कैसे होता है। आपको टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि बैलेंस हमेशा क्या होता है कि एक अपनी आदत होती है कि बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाले और उसमें विड्रॉ किए, तो बैलेंस कम हो गया, ज्यादा हो गया, ओवरड्राफ्ट ज्यादा हो गया, कम हो गया, ये समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है। वो अवॉइड करने के लिए एक तरीके से सोचेंगे।
क्लियर? क्या करना है बोलो, क्या करना है? पहले बैलेंस से ओवरड्राफ्ट है, हाँ, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, मान के चलो बैलेंस ही है, आंसर पे आ जाओ। अगर बैलेंस होता तो प्लस होता या माइनस होता, और एंड में सिर्फ माइनस आया तो प्लस कर दो ओवरड्राफ्ट की वजह से। क्लियर? कोई डाउट? नो? पक्का? डन? समझ में आ गया लास्ट में? क्लियर? चलो बाकी हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। बाय बाय बाय। अरे क्या जिंदगी से थके आए लोग। हाँ, बाय। हेलो दोस्तों, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। मतलब आप अगर सीए इंटरमीडिएट में हो या आप सीए फाउंडेशन में हो, अभी इंटरमीडिएट में जाने वाले हो, तो जो सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में अकाउंटिंग है और ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग है, वो सब्जेक्ट का कॉम्बो सिर्फ 9490 प्राइस में अवेलेबल है। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जनरली एक सब्जेक्ट 9490 मतलब 9000 के आसपास मिलता है, आपको दोनों सब्जेक्ट रेगुलर बैच विद कलर्ड नोट्स आपको कितने में मिल रहा है? 9490 विद शिपिंग उसमें इंक्लूड है, तो सभी चीजें इंक्लूड करके 9490 में आपको दोनों सब्जेक्ट मिल रहा है। तो ये जो है वो आप भी बेनिफिट ले सकते हो, आपको दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर सकते हो। इसके साथ जो आपको नोट्स मिल रहा है वो नोट्स कुछ इस तरह से मिलेंगे, जो कलर्ड नोट्स है, कलर्ड नोट्स है विद पिक्चर्स, विद टेबल, विद चार्ट्स, वहां पे आपको कलर्ड नोट्स मिल जाएंगे। इसी तरह से प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चीजें समझने के लिए उसके पिक्चर्स डाले हैं, जिससे आपको वो समझना और याद रखना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। क्लियर? तो इस तरह से ये नोट्स है, ये सैंपल नोट्स है, पूरे नोट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। और साथ में हर चैप्टर के लिए जो एडजस्टमेंट है, जितने एडजस्टमेंट्स है, वो एडजस्टमेंट मैंने हैंड रिटन स्टाइल में, पहले मैं क्लास में लिख के देता था, अभी इसे हैंड रिटन स्टाइल में उसके नोट्स बनाए। ओके, ये आपको क्लास में प्रिंटेड, मतलब क्लास में मतलब आप पेन ड्राइव लेते हो तो उसके साथ प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, जैसे दिख रहा है वैसा आपको मिल जाएगा हर चैप्टर के लिए। मतलब समरी बुक है जो इस तरह से आपको मिल जाएगी, जिसमें सभी एडजस्टमेंट्स जो है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स है, वो यहाँ पे हैंड रिटन स्टाइल में मिल जाएंगे। मतलब एक चैप्टर लगभग 4 to 5 पेजेस में उसकी समरी एडजस्टमेंट्स वहां पे दिए गए। तो आपको अगर पूरा रिवाइज करना हो, पूरा सिलेबस रिवाइज करना हो, तो मेरे हिसाब से एक 3 घंटे में आप पूरी समरी रिवाइज कर सकते हो। इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके चार्ट्स भी यहाँ पे एंड में दिए गए इस नोट्स में। क्लियर? मतलब प्राइस कम है तो क्वालिटी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। ओके, और ये जो नोट्स है, ओके, ये जब इंट्रोड्यूस किए थे दैट वाज फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि जो कलर्ड नोट्स आ गए और अकाउंटिंग के लिए समरी हैंड रिटन स्टाइल में कलर्ड में इंट्रोड्यूस की गई। क्लियर? तो आप बेनिफिट लेना, उसके लिए आप डेमो लेक्चर देख सकते हो। डेमो लेक्चर जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे सीए में सीएस रोहन निम्बाड़कर, यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे आपको डेमो लेक्चर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मिल जाएंगे। क्लियर? वो डेमो लेक्चर देख के आप डिसाइड कर सकते हो लेक्चर आपको कैसे लगते हैं। अच्छे लगे तो पक्का आप भी लेना, आपके दोस्तों को भी रिकमेंड करना। ठीक है? थैंक यू।